नमस्कार साथियों, करंट अफेयर्स की तीसरी कक्षा में आपका स्वागत है। और आज की कक्षा में हम 15 मार्च को आपके जितने भी प्रश्न करंट अफेयर्स के आए थे, चाहे वो 6 से 8 वाले सब्जेक्ट ग्रुप में आए थे, चाहे वो प्राइमरी में आए थे, तो आज हम उनके बारे में विश्लेषण करेंगे। और साथ में जो महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स हैं, खासकर जो 6 से 8 में पूछे गए हैं, वो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं और उन्हीं के आधार पर हमें पैटर्न आगे देखना पड़ेगा। और साथ में प्राइमरी के लिए बस इतना ही करना कि जो हमने अभी तक 2 क्लासेस ली हैं, आपको उनको बहुत अच्छे से देखना है। और हालांकि पीछे के भी कुछ 2-4 टॉपिक्स के भी और एडिशंस होंगे। और जिन भी लोगों ने अभी तक ये क्लास नहीं देखी है, तो पहली और दूसरी क्लास आप लोग ज़रूर देख लें। और आपको यहाँ पे मैं बता रहा हूँ कि दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, ये 5 महीनों का करंट अफेयर्स आपको बहुत अच्छे से कराया जाएगा और यहीं से प्रश्न ज़्यादा आने की संभावना भी है। और साथ में प्राइमरी का भी पैटर्न देखेंगे कि प्राइमरी में अंतर क्या है और ग्रुप के अलावा। और यहाँ पे जो है आपको एक सूचना देनी है कि पीआरटी के जितने भी अभ्यर्थी प्राइमरी टीचर भर्ती की तैयारी जो भी अभ्यर्थी कर रहे हैं, चैनल से जुड़े हैं, वो टेलीग्राम नेट आप लोगों के लिए नए टेलीग्राम लिंक का जो है कमेंट बॉक्स में दिया गया, तो आप लोग वहाँ से जो है नए टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लें, जिससे आपको जो है हम कुछ शॉर्ट्स नोट्स वगैरह प्रोवाइड कराना चाहते हैं क्लासेस के अलावा, जिससे आपको जो है परीक्षा में और सहूलियत हो सके। तो आप लोग कृपया करके ज्वाइन कर जाएँ। आगे बढ़ते हैं। और बाकी और जो नॉर्मल हमारा टेलीग्राम ग्रुप हो सभी के लिए, तो वहाँ पे कोई भी जा सकता है। और यहाँ पे जो पहला प्रश्न पूछा गया था, और एक चीज़ ध्यान रखिए, करंट अफेयर्स में हमने पहले और दूसरे वीडियो में भी डिस्कस किया था, सबसे ज़रूरी क्या है कि आप नॉर्मल कॉमन सेंस से भी प्रश्नों को लगा सकते हैं। जैसे अभी हम इस प्रश्न के बारे में डिस्कस करेंगे। प्रश्न था, हाल ही में ताइवान के निर्वाचित राष्ट्रपति लाई चिंगते को उनकी चुनावी जीत पर बधाई देने के बाद किस देश की सरकार ने फिलीपींस के राष्ट्रपति फर्डिनेंड मार्कोस जूनियर को आग से न खेलने की चेतावनी दी थी? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर था वह चीन था। अगर आप मान लीजिए इस प्रश्न को आपको बिल्कुल भी नहीं आता था, तो आप सिंपल से इतना कॉमन सेंस लगाते इस प्रश्न में कि जो है कौन सा देश इस समय मतलब आज की डेट में है जो ऐसे ही जो है एक फिलीपींस देश को जो है ऐसे मतलब स्ट्रेट फॉरवर्ड ऐसे वर्ड्स को यूज़ कर सकता है। तो आप ऑप्शंस में जाएंगे तो देखेंगे उत्तर कोरिया तो नहीं करेगा, ठीक है। उत्तर कोरिया तो सीधे परमाणु बम की बात करता है ना। और वियतनाम हो गया, चीन हो गया। तो हम देखेंगे तो चीन है। और चीन का जो है यहाँ पे, चूँकि ताइवान की जब बात आएगी, ध्यान रखिए, जब ताइवान की जब भी बात आएगी, चीन अगर ताइवान में कुछ घटना होगी और चीन के विरोध में जाएगा, तो चीन उस पर अपनी प्रतिक्रिया जरूर देगा, ठीक है, क्योंकि जो है चीन ताइवान को अपना भाग मानता है। तो ये ध्यान रखिएगा। तो इस प्रश्न का आंसर चीन है। और इसका हम लोग थोड़ा डिटेल से देख लेते हैं। तो हुआ क्या था कि ताइवान की सत्ताधारी डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी के विलियम लाई चिंगते ने जो है राष्ट्रपति चुनाव जीता था, और उनको इसी पर जो है, और चीन के कट्टर विरोधी थे, और इन्हीं को जो है फिलीपींस के राजदूत वगैरह को तलब किया गया था। कारण ये था कि जो है फिलीपींस के राष्ट्रपति, ठीक है, तो फिलीपींस के राष्ट्रपति फर्डिनेंड मार्कोस जूनियर ने चुनाव जीतने पर बधाई दिया था। इसी पर चीन भड़क गया था और उसी पर उन्होंने बोला था कि आग से मतलब आग से नहीं खेलें, और फिलीपींस से सख्ती से कहना चाहेंगे ताइवान के मुद्दे पर आग ना खेलें, ताइवान से संबंधित मुद्दों पर तुरंत गलत शब्दों का काम करना बंद कर दें, ठीक है। ये सारी चीज़ें हैं बाकी। और आपको यहाँ पे इस वीडियो में खासकर बहुत अच्छे से पता भी चलेगा कि आपको करंट अफेयर्स को अप्रोच कैसे करना। सब कुछ नहीं पढ़ लेना है, ठीक है। कोई करंट अफेयर्स की बुक है, सब उसमें 1000 पॉइंट्स दिए सब रट कर चलेगा, उससे कुछ नहीं आने वाला। प्रश्न के बहुत तरीके हैं। जैसे अब ये दूसरा तरीका देखिए। प्रश्न था कि विश्व आर्थिक मंच वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के संस्थापक कौन थे? विश्व आर्थिक मंच के संस्थापक कौन थे जिनकी 54वीं वार्षिक बैठक में जनवरी 2024 में दावोस, स्विट्जरलैंड में हुई थी? तो इस प्रश्न के जो सही जवाब है क्लास स्वाब। अब आप बताइए, अगर आपने करंट अफेयर्स पढ़ा होता तो आप क्या करते? आप रट के चले जाते कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की 54वीं वार्षिक बैठक कहाँ पे हुई, तो आप कहते दावोस, स्विट्जरलैंड, बस इतना तैयार करके चले। लेकिन पूछा क्या है? क्लास स्वाब की बात पूछा है। ये 1971 में इन्होंने स्थापना किया था। अब बताइए 1971 का बात पूछ रहा है, लेकिन आपको अप्रोच इस तरीके से रखना कि जो भी अंतर्राष्ट्रीय जो संगठन महत्वपूर्ण आगे क्लासेस आएंगी उनकी, तो उनके बारे में कब बने हैं, कौन बनाया है, कहाँ उनका हेडक्वार्टर्स, ये सब आपको पता होना चाहिए, ताकि और कोई ज़रूरी नहीं कि उनका लेटेस्ट सम्मेलन ही पूछेगा। जैसे यहाँ पे इस प्रश्न में देख सकते हैं। अब अगली बार हो सकता है पूछ ले कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम बहुत ही महत्वपूर्ण संस्था है पूरे विश्व स्तर पर, और ये हो सकता है अगली बार पूछ ले कि 54वीं वार्षिक बैठक कहाँ पे हुई थी, तो आपका आंसर होना चाहिए दावोस, स्विट्जरलैंड। तो देखिए यहाँ पे आपको एक पॉइंट भी मिल गया है। तो इसका जो आंसर है, संस्थापक कौन थे विश्व आर्थिक मंच के? क्लास स्वाब। आगे बढ़ते हैं। और ये जो है 15 से 19 जनवरी के बीच में स्विट्जरलैंड के दावोस में वार्षिक बैठक हुई थी। और इनका जो ध्यान रखिएगा, मतलब स्विट्जरलैंड में है, ठीक है। और जिनेवा, मतलब जिनेवा स्पेशली नहीं है, अभी हम आगे देखेंगे। और ये जो ध्यान रखिएगा कि हार्वर्ड से लोक प्रशासन में मास्टर डिग्री, ये सब नहीं पूछेगा, बस ध्यान रखिएगा जर्मन प्रोफेसर थे क्लास स्वाब। इन्होंने वर्ष 1971 में WEF की स्थापना की थी, जिन्हें मूल रूप से यूरोपीय प्रबंधन मंच भी कहा जाता था।
फिर आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे आइए देखते हैं, विकिपीडिया से लिया गया है। तो विश्व आर्थिक फोरम देख पा रहे हैं आप, स्थापना कब हुई है? 1971। याद रखना आपको, प्रकार क्या है? गैर लाभ संगठन है और फाउंडेशन, और इसका ध्यान मुख्यालय ये ध्यान रखना, ठीक है। ऊपर गलत दिया है तो जो है आपको जिनेवा नहीं याद रखना, क्या ध्यान रखना? तो मुख्यालय कहाँ है? कोलोजनी, स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड में एक जगह है कोलोजनी, स्विट्जरलैंड। और एक इसके अलावा जो है आप WWF का मुख्यालय आप कमेंट करके बताइए कहाँ पे है, थोड़ा सा ही फर्क है यहाँ से। और इसके बाद फिर जो है CEO कौन है? तो CEO भी अगर पूछेगा तो क्लास एम श्वाब, ठीक है, जो संस्थापक है वही इसके CEO भी हैं, तो आपको ध्यान रखना है। अब आपको यहाँ पे समझ में आया होगा कि आपको पीछे इसका जो इतिहास होता है वहाँ से भी करंट अफेयर्स पूछा जाता है। अब आइए इस प्रश्न पे, भारत में निम्नलिखित में से किस देश में फरवरी 2024 के दूसरे सप्ताह में अपना एकीकृत भुगतान इंटरफेस UPI सिस्टम लॉन्च किया? और एक चीज़ और भी ध्यान रखिएगा, यहाँ पे जितने भी प्रश्न डिस्कस किए जा रहे हैं कोई भी प्रश्न रिपीट हो सकता है, ठीक है। ये मत सोचेगा पेपर हो गया तो दोबारा नहीं आएगा, क्योंकि जो खास बात है यहाँ से जनवरी से प्रश्न पूछे गए हैं, ठीक है। जनवरी से भर भर के प्रश्न पूछे गए हैं, जनवरी फरवरी से, ठीक है। मार्च में आपका पेपर तो जनवरी फरवरी से पूछे गए हैं। और चूँकि अभी इलेक्शंस चल रहे हैं तो इस वजह से आपको जो है इधर बहुत ज़्यादा घटनाएं भारत के संदर्भ में देखने को नहीं मिलेंगी, ठीक है, चूँकि इलेक्शंस में सब बिजी हैं इस वजह से। तो आपको हमने बता दिया है कि दिसंबर से लेके आपका जो है मैक्सिमम आपको अप्रैल तक की तैयारी करनी, मई छोड़ दीजिए। फिर यहाँ पे जो है इसका जो आंसर था, तो यहाँ पे जो है मॉरिशस और श्रीलंका दोनों थे, ठीक है। तो यहाँ पे जो है ध्यान रखिएगा, और इसका जो आंसर होगा सही उपयुक्त में से एक से अधिक। और एक थोड़ा कठिन प्रश्न था, क्योंकि जो भी इस प्रश्न को किया होगा उसने एक ही आंसर लगाया होगा। हुआ क्या था कि प्रधानमंत्री ने मॉरिशस के प्रधानमंत्री और श्रीलंका के राष्ट्रपति के साथ संयुक्त रूप से UPI सेवाएं लॉन्च की थी। 12 फरवरी की घटना थी ये, और सभी लोग यहाँ पे अवेलेबल थे। और ध्यान रखिएगा यहाँ से कि 2016 में UPI जो है वो 2016 में शुरू हुआ था, ठीक है। और इसका जो संचालन कौन करता है, बहुत महत्वपूर्ण है, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ठीक है। ATM की बात आए, ATM मशीनों की बात आई, UPI की आई, कुछ भी जो सब ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करते हैं उनको कौन रेगुलेट करता है? नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ये ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, और भारत के निम्नलिखित में से बाकी इस टाइप के जो जैसे भी करंट अफेयर्स आपको पूछे जा रहे हैं उस टाइप के करंट अफेयर्स आपको करा भी दिए जाएंगे, और उसके अलावा जो अतिरिक्त आपको जरूरी आवश्यक वो भी करा दिए जाएंगे। और आप लोग जो है मंथली वाइज परेशान मत होइए, क्योंकि अगर आप मंथली लेके चले तो मई तक जाना पड़ेगा। मई का सारा करंट अफेयर्स करा रहे, जून का करा रहे, सब करा रहे, वो फ़ायदा नहीं करेगा आपको, ठीक है। कम से कम में जितना हो जाए उस पर हम लोग गौर करते हैं। फिर अब भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य ने 6 फरवरी 2024 को, देखिए जनवरी फरवरी की ही घटनाएं पूछी गई थी, 6 से 8 वाले में जनवरी फरवरी की ही घटनाएं मैक्सिमम पूछी गई थी। और प्राइमरी में पीछे के प्रश्न पूछे गए थे, जो आप लोग कई लोग समझ नहीं पा रहे थे कि पीछे के प्रश्न नहीं पूछे जाते, वो अभी हम आपको दिखाएंगे। तो भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य ने 6 फरवरी 2024 को राज्य विधानसभा में समान नागरिक संहिता UCC 2024 विधेयक पेश किया और पहला राज्य बना? तो यहाँ पे आपका सही आंसर था उत्तराखंड, ठीक है, उत्तराखंड था, और आंसर में था नहीं तो आपका उपयुक्त में से कोई नहीं, ठीक है। और यहाँ पे जो है उत्तराखंड विधानसभा द्वारा पारित सामान्य नागरिक संहिता विधेयक राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की सहमति के बाद कानून बन गया था। और आप सभी जानते हैं कि कोई भी कानून हो उसको जो है, और कुछ ऐसा कानून रहता है तो कुछ महत्वपूर्ण कानून होते हैं जिसमें राष्ट्रपति की भी सहमति चाहिए होती है। और आज़ादी के बाद UCC अपनाने वाला, ठीक है, यूनिफॉर्म सिविल कोड अपनाने वाला उत्तराखंड देश का पहला राज्य है। तो ये ध्यान रखिए, यही प्रश्न पूछा गया था। और ये भी ध्यान रखिएगा कि जो है अनुच्छेद 201 के तहत समान नागरिक संहिता उत्तराखंड 2024 को अपनी सहमति दी थी। तो अनुच्छेद 201 ध्यान रखिएगा। फिर आगे बढ़ते हैं, और समान नागरिक संहिता के बारे में बात करें तो भारतीय संविधान में अनुच्छेद 44 में दिया गया। तो अनुच्छेद 44 किसी भी प्रश्न में किसी भी मतलब उसमें पूछा जा सकता है रेस्पेक्ट में। तो अनुच्छेद 44 भारतीय संविधान, ये आप ध्यान रखिएगा, राज्य की नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत आते हैं, जो आर्टिकल आपके 36 से 51 के बीच में दिए गए हैं। फिर CRT सेल थेरेपी, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, जिसे हाल ही में भारत के दवा नियामक द्वारा अनुमोदित किया गया है। रोगी की प्रतिरक्षा प्रणाली को आनुवंशिक रूप से प्रोग्राम करके किस बीमारी से लड़ने के लिए अग्रणी उपचार, ठीक है। तो कार्ड सेल थेरेपी कई लोग इसके बारे में जानते भी होंगे। और यहाँ जो है कैंसर के लिए यूज़ होता है, कैंसर आपका ऑप्शन है। आइए डिटेल में इसको देख लेते हैं। तो IIT बॉम्बे समर्थित कंपनी इम्यूनो एडॉप्टिव सेल थेरेपी इम्यूनो ACT को पहले मानवकृत CD19 लक्षित चिमेरिक एंटीजन रिसेप्टर टी सेल, जिसको चिमेरिक एंटीजन रिसेप्टर टी सेल शॉर्ट में कार्ड सेल थेरेपी बोलते हैं, थेरेपी उत्पाद के लिए केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन CDSCO, ठीक है, इन्होंने परमिशन दिया, द्वारा विपणन संबंधी अनुमोदन प्राप्त हुआ है, ठीक है। तो सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन ऐसी परमिशन देता है।
और इस उत्पाद का उपयोग भारत में पुनरावृत्ति दुर्दम बी सेल लिम्फोमा और ल्यूकेमिया, रिलैप्स रिफ्रैक्टरी बी सेल लिम्फोमास एंड ल्यूकेमिया के लिए किया जाता है। ठीक है, तो ये कैंसर से रिलेटेड आपके होते हैं। और फिर है नेक्स्ट, कार्स 19 IIT बॉम्बे और टाटा मेमोरियल सेंटर के बीच एक दशक लंबे सहयोगात्मक प्रयास का परिणाम है। तो ध्यान रखिएगा कि नेक्स्ट कार 19 अगर पूछें। और कार्ड सेल थेरेपी की बात कर लेते हैं, तो कार्ड सेल थेरेपी कैंसर के इलाज में बड़ी सफलता है। तो आपको समझ में आ गया होगा, कीमोथेरेपी, इम्यूनोथेरेपी जिसमें ड्रग लेना शामिल है, विपरीत कार्ड सेल थेरेपी रोगी की कोशिकाओं का उपयोग करती है। तो ध्यान रखिएगा, कार्ड सेल थेरेपी रोगी की कोशिकाओं का उपयोग करती है, उन्हें टी कोशिकाओं को सक्रिय करती है, जो T4 सेल्स होते हैं उनको इस्तेमाल करती है, और कोशिकाओं को लक्षित करते हुए कुछ उसमें संशोधन वगैरह किए जाते हैं इस प्रकार। फिर कार्ड सेल थेरेपी ये आपका हो गया। और हम अगर बात करें तो ल्यूकेमिया, श्वेत रक्त कोशिकाओं का उत्पादन करने वाली कोशिकाओं से उत्पन्न वाले कैंसर, ल्यूकेमिया ध्यान रखिएगा। ल्यूकेमिया नॉर्मल भी जीएस में पूछा जाता है कि ल्यूकेमिया क्या है, तो श्वेत रक्त कोशिकाओं का उत्पादन करने वाली कोशिकाओं से उत्पन्न वाले कैंसर को हम ल्यूकेमिया कहते हैं। फिर लिम्फोमा है, जिसको लसिका प्रणाली से उत्पन्न वाले कैंसर के लिए बोलते हैं लिम्फोमा, इसके उपचार के लिए कार्ड सेल थेरेपी को मंजूरी दी गई। तो अगला प्रश्न आपका आ सकता है कि कार्ड सेल थेरेपी किसके लिए इस्तेमाल होता है, तो ल्यूकेमिया और लिम्फोमा रट लीजिए, कहीं भी पूछ सकता है। आगे बढ़ते हैं। और करंट अफेयर्स को पढ़ने के जो है कई तरीके होते हैं, ये नहीं होता कि बस आपने सिंपली देखा रट लिया, उसने भर से नहीं होगा, आपको उसका बैकग्राउंड भी जानना पड़ेगा, और जो आप इस सीरीज में सीखेंगे। फिर आते हैं अगला प्रश्न, उस ब्रिटिश गिटार वादक का नाम बताइए जिसने जाकिर हुसैन और 3 अन्य भारतीयों के साथ दिस मोमेंट पर सर्वश्रेष्ठ वैश्विक संगीत एल्बम के लिए 2024 ग्रैमी पुरस्कार जीता। हमने आपसे पहले वीडियो में बताया था कि जो भी भारत के लिए गौरवान्वित करने वाला क्षण होता है, गौरवान्वित करने वाला भारत के लिए क्षण होता है, वो प्रश्न आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं। सभी आपको नहीं रटने हैं, खासकर आप कम से कम अगर तैयार करके जाना है तो जो इस चैनल के माध्यम से आपको तैयार कराया जाएगा, जो घटनाएं हुई हैं जिससे भारत का गौरव बढ़ा, भारत का मान बढ़ा, वो तो बहुत ही जरूरी है, उसको आप नहीं छोड़ सकते। ठीक है, अब ग्रैमी पुरस्कार अगर आप में से थोड़ा बहुत भी जानते होंगे संगीत वगैरह के बारे में, तो ग्रैमी पुरस्कार सबसे बड़ा पुरस्कार, ठीक है, अगर एक हिसाब से देखा जाए तो इसके मामले में ग्रैमी पुरस्कार बहुत ही बड़ा अवार्ड है। तो इसलिए जो है यहाँ से प्रश्न पूछा गया था। और उस ब्रिटिश गिटार वादक का नाम क्या था जिन्होंने जाकिर हुसैन और 3 अन्य भारतीयों के साथ में दिस मोमेंट पर जो है सर्वश्रेष्ठ वैश्विक संगीत एल्बम के लिए 2024 पुरस्कार जीता था। तो जॉन मैकलैगन थे ये। तो ध्यान रखिएगा, आगे के लिए पूछ सकता है। और फिर आप आगे के लिए क्या पूछ सकता है कि जो है संगीत एल्बम जो है, ध्यान रखिएगा दिस मोमेंट, ये ध्यान रखिएगा। और यहाँ पे जितने लोग थे उनका भी नाम आपको ध्यान रखना, कौन कौन, तबला वादक जाकिर हुसैन का नाम ध्यान रखना, गायक शंकर महादेवन को आप जानते ही हैं, ठीक है। फिर फ्यूजन ग्रुप शक्ति ने, इनका फ्यूजन ग्रुप शक्ति भी ध्यान रखना दिस मोमेंट के लिए, ठीक है। दिस मोमेंट के लिए सर्वश्रेष्ठ ग्लोबल म्यूजिक एल्बम का 66वां, कौन सा, तो 66वां ग्रैमी अवार्ड जीता था, ठीक है। ये हम आपको करंट अफेयर्स ही बता रहे हैं, तो उसके लिए मत सोचेगा कि पूछ लिया गया तो पूछा नहीं जाएगा, बिल्कुल पूछा जाएगा और घुमा के दूसरा कुछ पूछ लिया जाएगा जो यहाँ पे डिस्कस किया जा रहा है। तो आपको नाम ध्यान रखने हैं, जाकिर हुसैन, गायक शंकर महादेवन, ठीक है। और ध्यान रखिएगा दिस मोमेंट एल्बम का नाम था, एल्बम अगली बार पूछ सकता है। और ग्रैमी अवार्ड के बारे में यहाँ पे दिया गया है। अगर भारत के प्रदर्शन की बात करें तो आपको नाम ये ध्यान रखने हैं, पूछा जा सकता है कि कौन कौन, ठीक है। जैसे शक्ति जो ग्रुप है, फ्यूजन ग्रुप है, उसमें कौन कौन शामिल थे, तो जाकिर हुसैन, शंकर महादेवन, जॉन मैकलैगन जिसका प्रश्न पूछा गया था, गणेश राजगोपालन और सलगणेश्वर विनायक राम। तो ध्यान रखिएगा जिन्होंने एल्बम दिस मोमेंट के लिए 2024 ग्रैमी पुरस्कार जीता था। तो ये नाम आपको पता होना चाहिए, पूछा जा सकता है। और फिर यहाँ पे एक चीज़ और है कि जाकिर हुसैन ने इस समारोह में 2 और ग्रैमी हासिल किया था। तो ध्यान रखिएगा उनको जो है जाकिर हुसैन को पश्तो के लिए सर्वश्रेष्ठ ग्लोबल म्यूजिक के लिए, और दूसरा सर्वश्रेष्ठ समकालीन वाद्य एल्बम एज वी स्पीक, ठीक है, एज वी स्पीक के लिए पुरस्कार मिला था। तो पश्तो और एज वी स्पीक ध्यान रखिएगा जाकिर हुसैन की है, जिसके लिए इनको भी ग्रैमी मिला है। और फिर एल्बम में भारतीय बांसुरी वादक पूछ ले कि एल्बम में भारतीय बांसुरी वादक कौन है, तो राकेश चौरसिया जी, ठीक है। और ये कौन है, तो प्रसिद्ध बांसुरी वादक हरिप्रसाद चौरसिया के भतीजे हैं। तो ये नहीं पूछेगा कि इनके भतीजे हैं, बस ये आप ध्यान रखिएगा कि भारतीय बांसुरी वादक एल्बम में कौन है, तो राकेश चौरसिया। अगले प्रश्न पे आते हैं, बिहार सरकार द्वारा निम्नलिखित में से किस लाभ के लिए मिशन दक्ष शुरू किया गया था। तो बहुत ही आसान प्रश्न था, सबने सुना होगा, अगर के पाठक को जिसने भी जाना होगा ये पता ही होगा, ठीक है। तो शैक्षणिक रूप से कमजोर बच्चों के लिए, और बहुत ही नाटकीय ढंग से घटनाएं चल रही थी बिहार में, तो आप सभी लोग जानते भी हैं मिशन दक्ष के बारे में। आइए जानते हैं। बिहार सरकार ने 1 दिसंबर 2023 को बीच में स्कूल छोड़ने वाले छात्रों की संख्या कम करने के लिए अपनी महत्वाकांक्षी योजना दक्ष मिशन शुरू किया। तो पहला चीज़, दक्ष मिशन कब स्टार्ट हुआ, 1 दिसंबर 2023, रट लीजिए, बहुत पूछा जरूर जाएगा, किसी ना किसी सेक्शन में पूछा ही जाएगा। और फिर किस लिए, तो जो बीच में स्कूल बच्चे छोड़ देते हैं, ठीक है, जो बच्चे स्कूल बीच में छोड़ के चले जाते हैं, नहीं पढ़ते हैं, उनके लिए ये था ये,
महत्वपूर्ण योजना दक्ष मिशन। और 3 से 8 के बच्चे, ठीक है, कक्षा 3 वर्ग 3 से 8 के बच्चे जो हिंदी के वाक्य धारा प्रवाह नहीं पढ़ सकते उनको शामिल किया गया है। ऐसे छात्र छात्रा जो मौलिक गणित में सक्षम ना हो, अंग्रेजी वर्णमाला की जानकारी का अभाव हो, उनके विद्यालयों में 3 बच्चे के बाद विशेष कक्षाएं आयोजित होंगी। और फिर मुख्य बिंदु का ध्यान यहाँ पे देखते हैं कि मिशन दक्ष का आपको फुल फॉर्म पता होना चाहिए, रटा होना चाहिए। ज्ञान और कौशल के लिए गतिशील दृष्टिकोण, ज़्यादा बेहतर होगा आप इंग्लिश में याद रख लीजिए, ठीक है। मिशन दक्ष का जो है, मिशन दक्ष का क्या है, तो दक्ष का आपको फुल फॉर्म ध्यान रखना, डी फॉर डायनेमिक, फिर ए फॉर अप्रोच और के फॉर नॉलेज, ठीक है, एंड स्किल। तो ये ध्यान रखिएगा, DAKSH, ठीक है। तो आपको डी फॉर डायनेमिक हो गया, और ए फॉर अप्रोच हो गया, के फॉर नॉलेज हो गया, और एस फॉर स्किल हो गया, ठीक है। और एच को जो है एक कह सकते हैं माहौल बनाने के लिए यहाँ पे ऐड कर दिया गया। तो ध्यान रखिएगा, डायनेमिक अप्रोच फॉर नॉलेज एंड स्किल। और 3 से 8 के कमजोर छात्रों को विशेष रूप से हिंदी, गणित, अंग्रेजी की कक्षाएं प्रदान करना है। और अब बस ध्यान रखिए, आपको करंट अफेयर्स है, अगर बिहार की बातें करें बहुत ज़्यादा कुछ नहीं तैयार करना, बस जितना यहाँ पे बता दिया जाएगा उतना आप देख लीजिएगा, अगर आना होगा तो वहाँ से आ जाएगा। और बाकी आपको अंत में जब को 10 दिन बचेंगे लगभग, तो आपको कुछ तरीके भी बताएंगे। पहले आप पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, तो वहाँ से आप प्रश्नों को करने का आपको तरीका क्या होना चाहिए। जहाँ मान लीजिए कुछ प्रश्न आपको नहीं आते तो आप उनको कैसे, बस ऐसे आँख बंद करके नहीं कर देना कि इसमें ए मार देते उसमें भी, ये सब भी चीज़ें आपको सिखाई जाएंगी यहाँ पे, जो आपको कहीं नहीं बताया जाएगा। तो ध्यान रखिएगा। और लगभग 25 लाख तो ये भी ध्यान रखिएगा कि 25 लाख से अधिक छात्र छात्राओं को इसके तहत लाभ प्रदान किया जाएगा। और कक्षा 8वीं तक के बच्चे होंगे, ठीक है, तो ये भी ध्यान रखना, कक्षा 8वीं तक, 3 से 8 तक। ओडिशा में गुप्तेश्वर शिव मंदिर से सटा प्रसिद्ध गुप्तेश्वरन, जिससे हाल ही में चौथा जैव विविधता विरासत स्थल BHS घोषित किया गया है, वो किस जिले में स्थित है। तो यहाँ भी प्रश्न जो है करंट अफेयर्स का था, और आसान प्रश्न था। जो भी करंट अफेयर्स को सीरियसली पढ़ा होगा और इतना समझा होगा कि मैंने बताया था आपको कि बिहार के अलावा जो घटनाएं उड़ीसा में होती हैं, जो झारखंड में होती हैं, वो भी आपके लिए महत्वपूर्ण होती हैं, ठीक है। और ये जो है उड़ीसा में गुप्तेश्वर शिव मंदिर से सटा गुप्तेश्वर वन, ठीक है। तो गुप्तेश्वर वन कहाँ पे है, तो ये कोरापुट जिले में है। और इसको जो है जैव विविधता विरासत स्थल BHS घोषित किया गया था, बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट। और इसको जो है राज्य सरकार द्वारा घोषित किया जाता है, और ये राज्य का चौथा था। तो ध्यान रखिएगा, चौथा था। तो उड़ीसा के कोरापुट जिले में गुप्तेश्वर शिव मंदिर के निकट प्राचीन गुप्तेश्वर वन को राज्य का चौथा जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया गया। और ये 350 हेक्टेयर में है, और ये सब आपको नहीं जानना है, ठीक है। और ये भी नहीं जानना खास कुछ। जैव विविधता विरासत स्थल क्या है, ये ध्यान रखिएगा। तो जैव विविधता विरासत स्थल क्या है, ऐसे पारिस्थितिक तंत्र होते हैं जिनमें अनूठे सुभेद पारिस्थितिकी तंत्र, स्थलीय, तटीय एवं अंतर्देशीय जल समृद्ध जैव विविधता वाली वन प्रजातियों के साथ घरेलू प्रजातियों, दुर्लभ एवं संकटग्रस्त कीस्टोन प्रजातियाँ पाई जाती हैं। कानूनी प्रावधान क्या है, तो ये ध्यान रखिएगा। तो जैव विविधता अधिनियम 2002, कई बार पूछा गया कि जैव विविधता अधिनियम कब लाया गया था, तो 2002। बायोडाइवर्सिटी एक्ट कब, तो 2002 की धारा 37(1) के प्रावधान के अनुसार राज्य सरकार, कौन, तो राज्य सरकार स्थानीय निकायों के परामर्श से समय समय पर इस अधिनियम के अंतर्गत जैव विविधता के महत्व को क्षेत्रों को सरकारी राजपत्र में अधिसूचित कर सकती है। तो ध्यान रखिएगा, राज्य सरकार के अंतर्गत है। एक आपने यूनेस्को का सुना होगा, ठीक है, यूनेस्को का जो है वर्ल्ड हेरिटेज साइट होता है वो, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, इससे कन्फ्यूज मत कर दीजिएगा आप, वर्ल्ड हेरिटेज साइट, ठीक है। तो विश्व विरासत स्थल जो होते हैं वो यूनेस्को डिसाइड करता है, और जो बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट होती हैं, ठीक है, तो इनको कौन करता है, राज्य सरकार करती हैं। फिर आगे है भारत का प्रथम जो है BHS, ध्यान रखिएगा, प्रथम बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट कौन सा था, बेंगलुरु कर्नाटक, ठीक है, बेंगलुरु कर्नाटक में स्थित नल्लूर इमली ग्रोव, ठीक है। तो नल्लूर इमली ग्रोव भारत का पहला जैव विविधता विरासत स्थल था, 2007 में इसको घोषित किया गया था। कहीं भी पूछ सकता है, तो ध्यान रखिएगा। और राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण के अनुसार फरवरी 2024 तक भारत में कुल 45 जैव विविधता विरासत स्थल। तो ये भी आपसे पूछ सकता है कि भारत में कुल कितने जैव विविधता विरासत स्थल है, तो 45, ठीक है। और किसके अनुसार, नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी, राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण। और अगर बात किया जाए तो ये फरवरी में गुप्तेश्वर वन को ऐड किया गया था, बाकी और ऊपर वाले उतने महत्वपूर्ण नहीं है आपके लिए। फिर है, अब देखिए आ गए आपके पास PRT के प्रश्न, ठीक है। PRT के प्रश्न देखिए किस तरीके से पूछे जाते हैं, सबसे टिपिकल भी होते हैं, सबसे आसान भी होते हैं। सरकारी सूत्र के अनुसार कोविड-19 के कारण मिड 2023 तक कितने भारतीयों ने जान गंवाई थी, तो आप ऐसे सर्च करने जाएंगे कहीं मिलेगा नहीं ढूंढने पे, ठीक है। और अगर विश्व बैंक की बात करें तो मई 2022 तक 4.7 लाख भारतीयों की जान गई थी, ठीक है, विश्व बैंक ने, यहाँ पे WHO की बात हम कर रहे हैं, माफ़ कीजिएगा। तो WHO के अकॉर्डिंग 4.7 लाख भारतीयों की जान गई थी एक साल पहले, हो चुकी 2023 तक आते आते बहुत कम हो गया था, तो 5 लाख लगभग मान लेते हैं। और आंसर भी इसका सही है, लगभग 5 लाख ही सही है। फिर आगे बढ़ते हैं, भारत में G20 का ध्येय वाक्य। अब आप बताइए
यह प्रश्न कितनी बार पूछा गया और कितनी बार पूछा गया, ठीक है। तो बहुत पुराना प्रश्न है और G20 हम जो है इसको आपको बता देंगे, फिर इससे प्रश्न पूछा जा सकता है। ये छूट गया था जितने आपको महत्वपूर्ण टॉपिक कराए गए थे पहले दूसरी क्लास में। तो जो G20 का जो है वो क्या है, तो वसुधैव कुटुंबकम है, वसुधैव कुटुंबकम, और इंग्लिश में बोले तो वन अर्थ वन फैमिली और वन फ्यूचर, ठीक है। और G20 के बारे में हम छोटा सा है उसके बारे में आपको बता देंगे, कोई इसमें परेशान होने वाली बात नहीं है। और आपको जो है कमेंट करके बताना है कि एक भारत श्रेष्ठ भारत जो है योजना भारत में कब लाई गई थी और इसके अंतर्गत क्या किया जाता है, अगर आपको पता हो तो। फिर हम भारतीय मुद्रा के किस नोट के पीछे की ओर मंगलयान का चित्र मुद्रित है, ठीक है। तो मंगलयान जो नोट बंद हो गया यानी 2000 का नोट बंद हो गया, उसी पर मंगलयान मुद्रित है, तो 2000 का नोट है। और मान लीजिए ये प्रश्न आपको नहीं आ रहा था तो घबराना नहीं था, आप 100-500 के नोट तो ले ही गए थे, चेक कर लेना चाहिए था, है ना। तो सिंपल सा कॉमन सेंस, और आप जो है परीक्षा में चेक करते तो आपको कोई डांटता भी नहीं कि आप क्या कर रहे हैं, ठीक है। तो आप ऐसे भी कर सकते थे, मान लीजिए नहीं पता था, कन्फ्यूजन था, तो कई तरीके हैं और इसको हम चीटिंग भी नहीं कह सकते क्योंकि परीक्षा में तो आप नोट वगैरह ले ही जा सकते हैं। फिर अगला प्रश्न है, केंद्रीय सरकार ने अटल भूजल योजना की समयावधि को बढ़ाया है, तो इसका आंसर 2027 तक। तो ध्यान रखिएगा कि कुछ जो योजनाएं केंद्र सरकार की जैसे अटल जी से रिलेटेड है, ठीक है। पहला चीज़ तो अटल जी से रिलेटेड है, श्यामा प्रसाद मुखर्जी से रिलेटेड है, इस साइड टाइप की जो योजनाएं हैं ये मतलब परीक्षा में बहुत पूछे जाते हैं, ठीक है। 2027 तक। किस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान ने तंजानिया में अपना परिसर खोलने का निर्णय किया था, तो यह भी सिंपल सा प्रश्न था और इसका आंसर था IIT मद्रास। जो लोग सीरियसली करंट अफेयर्स को करते जाते हैं वो उनको पता होता है कि भारत के लिए गौरव का विषय था जब IIT मद्रास ने तंजानिया, जो कि एक कंट्री है, कहाँ पे कंट्री है, तो ये अफ्रीका महाद्वीप में कंट्री है और तंजानिया में जो है किलिमंजारो पर्वत स्थित है, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो ठीक है। किलिमंजारो पर्वत के बारे में हमने बात भी किया है। तो तंजानिया कंट्री में IIT मद्रास ने अपना परिसर खोलने का मतलब वहाँ पे निर्णय किया था। तो ये बहुत बड़ी बात थी अपने आप में कि कोई इंडियन IIT जो है संस्थान वहाँ पे ऐसा कुछ कर रहा है और गौरव करने वाला विषय था, इसलिए पूछा गया था। फिर नए केंद्रीय सतर्कता आयुक्त कौन है, तो ध्यान रखिएगा कि जो नए केंद्रीय सतर्कता आयुक्त हैं वो कौन है, तो ये हैं PK श्रीवास्तव। तो ध्यान रखिएगा PK श्रीवास्तव, और इनका पूरा नाम भी देख लीजिएगा आप क्योंकि इनका पूरा नाम भी पूछा जा सकता है। केंद्रीय सतर्कता आयुक्त के अलावा जो है 2 लोग और होते हैं जिनको हम सतर्कता आयुक्त बोलते हैं, ठीक है। सतर्कता आयुक्त बोलते हैं, 2 होते हैं सतर्कता आयुक्त और एक होते हैं केंद्रीय सतर्कता आयुक्त, जो अध्यक्ष होते हैं, कह सकते हैं। केंद्रीय सतर्कता मतलब जो कमीशन होता है, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन होता है। तो इसमें आप 2 नाम ध्यान रखिएगा, AS राजीव, ये नए हैं जो जुड़े हैं तो इनका नाम पूछा जा सकता है। तो AS राजीव अभी जल्दी जुड़े हैं तो इनका नाम पूछा जा सकता है, पूछेगा कि कौन अभी हाल ही में जो है सतर्कता आयुक्त नए सेलेक्ट हुए हैं, तो AS राजीव हो जाएगा। और जो पहले से हैं उनका नाम है अरविंद कुमार, ये ध्यान रखिएगा। और बाकी PK श्रीवास्तव तो उससे पहले के नए केंद्रीय सतर्कता आयुक्त बने थे तो ये पूछा गया था। फिर आगे बढ़ते हैं, हेलने पासपोर्ट सूचकांक 2023 में भारत का कौन सा स्थान है, तो इस टाइप के प्रश्न जब आपको सूचकांक कराए जाएंगे कभी नहीं गलत होंगे, जो महत्वपूर्ण आपको करा दिए जाएंगे उसके लिए घबराने परेशान होने की कोई बात नहीं है। और इसका जो सही आंसर था वो 80 था, ठीक है। तो भारत 80वें स्थान पे था जो 2023 का था, और ये इसमें जो है पहले स्थान पे सिंगापुर था। तो आपको पहला ध्यान रखना रहता है जब भी आप कभी भी ध्यान रखें, कभी भी आप रिपोर्ट इंडेक्स पढ़ते हैं तो आपको पहला स्थान ध्यान रखना, फिर भारत का स्थान। पाकिस्तान, बांग्लादेश ये सबके चक्कर में नहीं पड़ना है, कहीं रेयर ऑफ द रेयर मूवमेंट में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो भारत का स्थान क्या है और पहले नंबर पर कौन है, तो पहले नंबर पर सिंगापुर है हेनले पासपोर्ट सूचकांक में, ठीक है। और भारत का स्थान 80वां है, तो इसलिए जो है यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। आगे बढ़ते हैं, किस बैंक द्वारा प्रसिद्ध क्रेडिट स्विस बैंक का अधिग्रहण करने का निर्णय किया गया, ठीक है। तो ये स्विस बैंक का जो अधिग्रहण करने का निर्णय किया गया है तो ये UBS बैंक है, UBS बैंक, ठीक है। और ये जो है स्विस बैंक है, तो ध्यान रखिएगा। और ये जो है किसका अधिग्रहण किया है इसने अभी जल्दी, क्रेडिट स्विस बैंक का, तो ध्यान रखिएगा क्रेडिट स्विस बैंक का, और स्विट्जरलैंड की ही बैंक है ये, तो ध्यान रखिएगा। फिर और आप मान लीजिए इस प्रश्न में थोड़ा दिमाग भी लगाते, ठीक है। प्रश्न है कि क्रेडिट स्विस बैंक, ठीक है। अब जैसे बात यहाँ SBI की, तो SBI जो है क्रेडिट स्विस बैंक, आपने इसका नाम तक नहीं सुना होगा, है ना। तो आप यहाँ से एक एलिमिनेट कर सकते हैं। फिर जापान का केंद्रीय बैंक, अब जापान का केंद्रीय बैंक कैसे कर सकता है, केंद्रीय बैंक कभी भी इन सब चीज़ों में नहीं जाता, तो आप ध्यान रखिएगा केंद्रीय बैंक कभी भी किसी बैंक को अधिग्रहण नहीं कर सकता, ठीक है। तो केंद्रीय बैंक हटा देंगे हम। फिर UBS बैंक, तो अगर आपको एक
लॉजिकल गेसिंग करनी, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, आगे मैं इसको बहुत अच्छे से आपको सिखाऊंगा। तो यूबीएस बैंक का आप आंसर लगा सकते हैं। मान लीजिए आपको नहीं भी पता हो, कभी आप कितना करंट अफेयर्स पढ़ के जाएंगे, कई बार आपको नहीं भी पता होगा। तो इस प्रश्न का सही आंसर यूबीएस है। और हम आगे आने वाली आपको कुछ स्पेशल क्लासेस देंगे जहाँ से आपको इन सब चीज़ों को सिखाएंगे भी, जिससे आप नहीं भी पता हो जहाँ, तो वहाँ आपको जो है आंख बंद करके तुक्का नहीं लगाना है, जो मैं बार बार कहता हूँ। और आप लोग को लॉजिकल गेसिंग करनी है, उसके लिए आपको कुछ क्लासेस दी जाएंगी, सिखाया जाएगा। फिर है कौन सा देश प्रतिवर्ष स्वदेशी लोगों के लिए फ्रीलैंड कैंप आयोजित करता है। ठीक है, अब आप बताइए, अगर स्वदेशी लोग की बात करें तो इंडिजिनियस पीपल होते हैं, और इंडिजिनियस पीपल में भी ये होते हैं ट्राइब्स। ठीक है, तो जनजाति जो होते हैं। और अगर हम बात करें तो नेपाल, ब्राज़ील, भारत। अब आप बताइए नेपाल में कौन से आपको ट्राइब्स बहुत ज़्यादा, कौन मतलब इतने स्पेशल कुछ ऐसा कुछ केस मिल जाएगा कि जहाँ पे आपको लगे कि इनको ज़मीन की ज़रूरत है, रहते पहाड़ों पे हैं। ठीक है, और उसके बाद हम बात करें भारत की बात करें तो भारत में तो आप जानते हैं कि ज़मीन की वजह से इतनी किल्लत है, सरकार ज़मीन कैसे दे सकती है। ठीक है, अब आप देखेंगे सब अगर क्षेत्रफल के हिसाब से तो ब्राज़ील जो है काफ़ी बड़ा भी है ना, ब्राज़ील काफ़ी बड़ा भी है। उस हिसाब से आप इसको, अगर ये लॉजिकल गेसिंग में बता रहा हूँ आपको कि आपको उस प्रश्न पर ध्यान कैसे देना होता है, तो आप यहाँ से लगा सकते हैं कि ब्राज़ील होगा। ठीक है, इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो ब्राज़ील है। मैं थोड़ा सा एक एग्जांपल दे रहा हूँ आपको कि लॉजिकल गेसिंग करते कैसे हैं। ठीक है, और इस स्वदेशी लोगों के लिए, और कहाँ पे, तो अमेजन जो जंगल के आसपास क्षेत्र हैं, तो अमेजन वन जंगल का चूँकि क्षरण भी काफ़ी तेज़ी से हो रहा है मानव गतिविधि की वजह से, तो इनको जो ज़मीन दे के इनको मोटिवेट किया जाता है, और ये लोग फिर जो है वो प्रोटेक्ट करने में भी हेल्प करते हैं, इकोसिस्टम को हेल्प करते हैं। और ये कब हुआ था, तो ये आपका जो है 24 से 28 अप्रैल 2023 को हुआ था। ठीक है, 2023 को हुआ था। और चूँकि यह जो पेपर हुआ था कब हुआ था आपका, मार्च में हुआ था। ठीक है, मार्च में पेपर हुआ था और अप्रैल से पूछा गया था, यानी मार्च से मार्च आपको तैयार करना है। तो वही हम आपसे कह रहे हैं कि जो आपके लिए महत्वपूर्ण है वो तो कराए जाएंगे, लेकिन पीछे के आपको सारा नहीं पढ़ लेना है, इससे कभी पेपर निकलेगा नहीं, और जो है 8-10 प्रश्नों में जान निकल जाएगी। ठीक है, तो वो नहीं करना है। और इसका जो सही आंसर ब्राज़ील है, और 19वीं बार आयोजित किया गया था। जो फ्रीलैंड कैंपेन है 19वीं बार आयोजित किया गया था, तो ये ध्यान रखिएगा। फिर अगला है बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन वस्त्र एवं चर्म नीति 2022 के अनुसार पेटेंट शुल्क की कितनी राशि तक का अनुदान किया जाएगा। तो ये बहुत रेयर प्रश्न है, ऐसे प्रश्न बहुत ज़्यादा नहीं पूछे जाते करंट अफेयर्स में। तो आप चूँकि पीआरटी में पूछा गया, तो आप इसका जो कमेंट करके आप इसका आंसर बताइए क्या होगा। फिर अगला प्रश्न है कि किस भारतीय फिल्म ने 2023 में ऑस्कर पुरस्कार जीता। मैंने आपसे बोला कि जो भी भारत को गौरवान्वित करने वाले क्षण होंगे वहाँ से प्रश्न आ सकता है। ठीक है, तो अगर हम बात करें तो आंसर आपका द एलिफेंट विस्पर्स। और एलिफेंट विस्पर्स को क्या मिला था, तो बेस्ट डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट फिल्म अवार्ड मिला था। ठीक है, तो शॉर्ट फिल्म ने जो होती है उनके लिए अवार्ड मिला था, यहाँ भारतीय फिल्म लिखा गया है। ठीक है, भारतीय फिल्म तो थी, शॉर्ट फिल्म भी थी, ये ध्यान रखिएगा। और कार्तिक नाम ध्यान रखिएगा, कार्तिक, इससे जुड़े लोग कौन थे जिन्होंने बनाया था इसको, तो कार्तिक गोंजाल्विस। ठीक है, तो कार्तिक गोंजाल्विस एंड गुनीत, नाम थोड़ा सा चेक कर लीजिएगा, मैं इंग्लिश का हिंदी में लिख रहा हूँ, गुनीत मोंगावन। ठीक है, तो ये नाम थोड़ा सा हिंदी में चेक कर लीजिएगा क्या है, तो कार्तिक गोंजाल्विस और गुनीत मोंगावन, ये दोनों नाम जुड़े थे। और कार्तिक गोंजाल्विस का नाम ध्यान रखिएगा, पूछा जाएगा तो इन्हीं का ही पूछा जाएगा। और एलिफेंट विस्पर्स। ठीक है, और आपको कमेंट करके बताना है कि एलिफेंट विस्पर्स की जो शूटिंग हुई थी, जो फिल्म बनाया गया था, जो है भारत के किस नेशनल पार्क, भारत के किस राष्ट्रीय उद्यान में इस फिल्म को शूट किया गया था। आगे बढ़ते हैं, और बाकी इसके अलावा हम ऑस्कर्स के बारे में डिटेल में देख लेंगे। फिर भारत के नए संसद भवन को देश को कब समर्पित किया गया, तो देखिए प्रश्न रिपीट हुआ ना, बात की हिसाब से 28 मई 2023। फिर उसके बाद भारत का चंद्रयान 3 चंद्रमा की सतह पर कब उतरता है, चाहे चंद्रमा की सतह पर उतारी चाहे दक्षिणी ध्रुव पर उतारी चंद्रमा के, एक ही बात है, 23 अगस्त को 2023 को। डिटेल में हमने बात कर लिया, टाइम नहीं वेस्ट करेंगे। तो ये आपके प्रश्न है। ठीक है, तो आपने देख लिया कि कैसे प्रश्न पूछे गए, हर प्रकार के प्रश्न पूछे गए हैं। और ये कोई नहीं कि प्राइमरी में अलग पूछा जाएगा, उसमें अलग, इधर उधर भी शिफ्ट हो सकता है। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है, और आशा करते हैं आपको चीज़ समझ में आया होगा। और बाकी पर्सनली आपको जिसको भी हमसे बात करना हो, कम टाइम बचा हुआ, प्रॉब्लम हो रही है, समस्या हो रही है, तो आप इस नंबर पे मैसेज और व्हाट्सएप कर सकते हैं 6263 पे। आपको जो है कम से कम, अगर आपको कोई सब्जेक्ट भारी लग रहा होगा तो आपको कम कर दिया जाएगा कि आप इतना कम से कम कर लीजिए। और PIQs नेसेसरी है, ध्यान रखिएगा, PIQs नेसेसरी है। GS पार्ट सेकंड सबके लिए, जिनके भी GS पार्ट सेकंड आएंगे, ये सारे PIQs नेसेसरी हैं। और PRT की बात करें तो PRT के लिए जो है BPSC TRE 2000 PIQ प्लेलिस्ट मस्ट है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको बार बार करके जानने हैं, मॉक ऑफ के चक्कर में मत ही पड़िए, टाइम कम है। जितना ज़्यादा रिवीजन आप करेंगे फैक्ट्स के साथ में जो यहाँ पे समझाया गया, उतना ही बेहतर रहेगा आपके लिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। आप लोगों का देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।